Good afternoon, beta. Today we start our new chapter, direct and inverse proportions. In previous classes, we already studied that what is ratio and proportions. कि क्या रेशियो होता है और क्या proportions होते हैं, है ना? उसी के बेसिस पर हमारे डेली लाइफ में क्या होता है बेटा कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती है where we need to see variations, where we need to see variation in one quantity to another quantity. जैसे मान लिया मैंने आपको कह दिया कि आपने मार्केट से 4 पेंसिल्स परचेज की, उसके लिए मान लिया आपने 8 रुपीज स्पेंड कर दिए। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि बेटा आपको फिर अगर मैं ये कहता हूँ आपको 10 पेंसिल्स परचेज करनी, तो आप क्या करोगे? यानी मैंने आपको क्या दिया, पहले कम पेंसिल के पैसे दिए थे, अब मोर देन का पूछा है। यानी जब क्वांटिटी यानी नंबर ऑफ पेंसिल्स इंक्रीज हो रही है तो नो डाउट उनका अमाउंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना? सिमिलरली मैं अगर आपको ये कहूं कि बेटा 5 लीटर पेट्रोल के लिए मुझे 500 रुपीज पे करने होते हैं, तो मुझे 2 लीटर पेट्रोल के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सर आप कहोगे कि सर नो डाउट हमें 200 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया कि उसकी क्वांटिटी को डिक्रीज कर दिया, तो नो डाउट उसका अमाउंट भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इट मीन्स टू quantities are said to be in the direct proportions. Two quantities are said to be in the direct proportions if they increase or decrease. या तो वो इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है टुगेदर इन सच ए मैनर, इस तरह से इंक्रीज हो रही है या इस तरह से डिक्रीज हो रही है कि उनका रेशियो जो था वो क्या रहता है, रिमेन सेम, यानी कांस्टेंट रहता है। रिमेन क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो वो कंडीशन कहलाती है अपनी डायरेक्ट प्रपोर्शंस। डायरेक्ट प्रपोर्शंस एक्स एंड वाई, टू वेरिएशन से मैंने x की वैल्यू को किया इंक्रीज, तो बना मान लिया मेरा x ये 1 था, y1 था, तो बना x2। तो नो डाउट y की वैल्यू भी अगर क्या हो रही है, इंक्रीज, यानी वो y2 बन रही है। यानी x1 अपॉन y1 का जो रेशियो जो था वो x2 अपॉन y2 के रेशियो को सिंपलेस्ट अगर करेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू दिखाता है, वेयर के इज कांस्टेंट। अगर ये सिचुएशन बनती है, इट मींस कि फर्स्ट वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो सेकंड वैल्यू भी क्या हो, इंक्रीज हो, देन रेशियो इन डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। तो जो अटेम्प्ट क्वेश्चन जो होगा वो अपना कैसा होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। बट वही अगर फर्स्ट वैल्यू डिक्रीज हो रही है और सेम एज उसी मैनर में सेकंड वैल्यू भी क्या हो जाए बेटा कि डिक्रीज, देन दे आर सेड टू बी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शंस, है ना? यानी अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी बढ़े, पहली घट रही है तो दूसरी भी घटे। जैसे मान लिया अभी एग्जांपल क्या लिए थे हमने कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ली थी 4 पेंसिल्स, मान ली ₹8। अब मैंने कह दिया आपको पेंसिल लेनी मुझे 10, तो हो गया ₹20। तो नो डाउट देखो तो पेंसिल की नंबर्स क्या हो गए थे, इंक्रीज हो गए थे, तो नो डाउट उसकी कॉस्ट वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सेम एज आकार है वो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, देन स्पीड ऑफ कार
स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू 75 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स डिस्टेंस कितनी हुई अपनी 75 किलोमीटर एंड टाइम इज 1 आवर। तो आपको मैं कहूं बेटा ये 3 आवर्स में कितनी जाएगी, तो आप कहोगे सर नो डाउट हमने 3 से 75 को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, देन आंसर आएगा 225 किलोमीटर। तो वह क्या डिस्टेंस बढ़ी, इंक्रीज हुई, कब हुई जब हमने टाइम को भी क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया। इट मींस फर्स्ट वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो सेकंड वैल्यू भी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। अगर फर्स्ट वैल्यू को मैं डिक्रीज करूंगा तो सेकंड वैल्यू भी नो डाउट क्या होगी डिक्रीज होगी। इट मींस टू क्वांटिटीज क्वांटिटीज कौन सी अपनी x एंड y are said to be in the direct proportions if they increase or decrease। अगर वो एक साथ बढ़े या फिर एक साथ घटे, ऐसे घटे या ऐसे बढ़े कि उनका कांस्टेंट वैल्यू क्या रहनी चाहिए सेम रहनी चाहिए, यानी उसका रेशियो जो रहेगा ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अगर वो कंडीशन है देन दे आर सेड टू बी इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। हमारी बुक एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारी बुक एक्सरसाइज जो फर्स्ट मिलेगी 11.1 वो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के रिगार्डिंग ही है। बुक वाले क्वेश्चंस भी करेंगे नो डाउट हम लोग, बट उससे पहले कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को लेके चलते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में बैठ जाते हैं तो बुक वाले क्वेश्चंस तो नो डाउट आप लोग अपने आप कर ही लोगे, है ना। तो आज की क्लास के क्वेश्चंस को 100% नोट करिएगा बेटा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना तो आपकी बुक में मिलेंगे ना ही पीडीएफ का पार्ट होंगे। ओके, राइट नाउ देन फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट अपनी हेडिंग भी वही रहेगी एक्सरसाइज 11.1 बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 11.1। इस एक्सरसाइज में मोस्टली क्वेश्चन हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन का पार्ट ही करेंगे, तो नो डाउट ध्यान रखना क्वेश्चन साथ साथ नोट करते रहना, अदरवाइज दिमाग में नोट करना या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहना इसके, ठीक है। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट द कॉस्ट ऑफ 19 pence is rupees 570. Find the cost of 32 pence। अब पहली बात तो यहां आती है कि इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है। जब आप छोटी क्लासों में थे तो आपके पास एक आया था यूनिटरी मेथड भी आया था, है ना। रेशियो और प्रोपोर्शन के चैप्टर में आपने देखा होगा एक यूनिटरी मेथड मिलता था, कॉस्ट ऑफ इतने पेन इक्वल्स टू इतना, देन कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू इतनी, देन कॉस्ट ऑफ इतने पेन इक्वल्स टू इतनी अमाउंट थी। क्या था अपना वही काम यहाँ करते हैं, बट एक सिस्टमेटिक मैनर में। लिखने के मेथड टोटली 2 है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल करता हूं मैं आपको प्रीवियस क्लास के अकॉर्डिंग, देन अभी न्यू कंडीशन में। एक था अपने पास पेन्स, सेकंड उसकी कॉस्ट इन रुपीज। 19 पेन कॉस्ट वैल्यू रुपीज 570, देन नंबर ऑफ पेन 32 एंड कॉस्ट ऑफ पेन रुपीज x। फर्स्ट टेबल बनाई मैंने अप टू डाउन कंडीशन में, ठीक है। सेकंड कंडीशन बनाते हैं हम लोग लेफ्ट टू राइट। देखो बात दोनों की सेम रहेगी, है ना, दोनों कंडीशंस क्या है सेम है, बस अपने दिमाग का खेल है और कुछ भी नहीं है। यहां लिखा मैंने पेन्स एंड रुपीज कॉस्ट।
पेन लिए मैंने 19, देन 32 एंड रुपीज आए 570 एंड एक्स। सबके करवाने के तरीके अलग अलग, तो अपने आप को कंफ्यूज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमें तो वो मेथड अपनाना है जो इजीली हमारे माइंड में सेट हो जाए और आंसर आराम से निकल जाए। देखो फर्स्ट लेता हूं मैं आपको प्रोपोर्शंस के बेस पर, जहां रेशियो प्रोपोर्शन की बात की थी, हम लिखते हैं अप टू डाउन। अप टू डाउन कैसे लिखना है इसको? अप टू डाउन। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल 19 इज रेशियो 32, देन प्रोपोर्शन का सिंबल, फिर 570, देन एक्स। याद आया कुछ? प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, है ना? याद है? यही था अपना कुछ काम, लास्ट ईयर किया था ना ऐसा, प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, बट वो लिखने नहीं है यहां। हम डायरेक्ट मूव करेंगे। 19 इज मल्टीप्लाई विद एक्स इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाय 570। we need to find x, then x is equals to 32 multiply with 570 अपॉन में 19, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में आ गया, है ना? 19 1 जा 19, 19 3 जा 57 और पीछे जीरो का जीरो, देन x इज इक्वल्स टू रुपीज, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, देन रुपीज 960। ये तो वो मेथड लगा है जो हमने प्रीवियस क्लासेस में कर लिया था, है ना? हम चाहें तो इस मेथड से भी करें, अपना आंसर किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होगा, ध्यान रखना। कोई अगर ये कह देता कि आंसर गलत है, मेथड गलत है, तो वो बिल्कुल बात ही गलत है, क्योंकि मैथ्स में एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है ना? अब देखो सेकेंडली, वो तो ये बात जो कहता है ना यार भाई ये मेथड गलत है, इट मीन्स उसको अपनी बात माननी है। अब अगर मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग चलूं तो बुक में ऐसी टेबल बना के देता है। कई टीचर तो ऐसे भी कहते हैं कि इसको फ्रैक्शन में लिखो फिर काम करो, कोई जरूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई आती है ना, कर देंगे। देखो 1 and 2, therefore 19 multiply with x is equals to 570 multiply by 32। स्टेप्स कम हो चुके हैं आपके। देखो इस टेबल में क्या था, एक स्टेप कम कर दिया, ये स्टेप तो हमने यहाँ पे लिखा है, देखो ऊपर ऊपर टॉप पर लिखा था। इट मीन ये अपना एक स्टेप एक्स्ट्रा बना था यहाँ, जब हमने रेशियो प्रोपोर्शन का बेस लेके चले थे। दोनों में से कोई मेथड करो, आंसर गलत नहीं है आपका, ठीक है? देन x इज इक्वल्स टू वही सेम टू सेम 90 960 रुपीज। जो आपको बेस्ट लगे, जो इजी लगे उसका यूज करना, अपने लिए रास्ते दोनों खुले हैं, ठीक है ना? एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर्स, क्योंकि जब पेपर में मिलता है क्वेश्चन वो लिख के नहीं देता हमें कि आपको इस मेथड का यूज करना है। ओके, ये अपने माइंड सेटअप पे डिपेंड करता है कि हम उसको क्वेश्चन को कैसे ले जाके सॉल्व कर रहे हैं। आई थिंक क्वेश्चन नोट हो गया होगा। मैं एक क्वेश्चन ऊपर लिखता हूँ देखो साइड में, तब तक आप इस क्वेश्चन को नोट करो और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ द weight of 12 sheets of thick paper is 40 grams, how many sheets of the same paper
would weight 2.5 kg. Question is saying that if the weight of 12 sheet of thick papers, शीट कितनी है 12 और उनकी वेट कितना है 40 ग्राम, देन हाउ मेनी शीट्स ऑफ यानी नंबर ऑफ शीट्स फाइंड करनी है, सेम पेपर वुड वेट 2.5 केजी के उसी टाइप की 2.5 केजी शीट में कितने पेपर्स मिलेंगे हमें. ओके एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ. इस क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम कन्वर्ट करते हैं टेबुलर फॉर्म में. टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद शायद आपके दिमाग की बत्तियां जलनी शुरू हो जाएगी. अभी तो डिस्को लाइट है. यस, नंबर ऑफ सीट्स एंड वेट. कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने वेट को ऊपर और नंबर ऑफ सीट को नीचे लिख दिया तो भी ठीक है, बट वैल्यूज करेक्ट कॉलम में आनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना. नंबर ऑफ सीट 12, वेट उसका था 40 ग्राम. नंबर ऑफ सीट्स फाइंड आउट करनी है, बट उसका वेट कितना था कि 2.5 केजी. 2.5 केजी, ये ग्राम और ये केजी. अपना फर्स्ट रूल क्या कहता है, यूनिट रिमेन सेम. यूनिट्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. इट मीन्स या तो मैं इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करूं या फिर इस केजी को ग्राम में कन्वर्ट करें, देन वी मल्टीप्लाई विद 1000. क्यों? क्यों? बिकॉज 1 केजी इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. ठीक है, बैठ गया दिमाग अब तो. बस वही बात दोहराएंगे वापस. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन आंसर इज 12 मल्टीप्लाई विद 2.5 मल्टीप्लाई विद 1000 is equals to 40 multiply with x. Therefore x is equal to 12 2.5 multiply with 1000 और ये x के मल्टीप्लाई वाला डिवाइड है. रिमूव करें डेसिमल को अपॉन 10. देखो 10 से 10, फिर 102 10, 4 1 जा 4, 4 3 जार 12. देन x इज इक्वल्स टू 25 3 जा 75 और पीछे 10. देन आंसर इज 750 सीड्स. यानी हमें उस 2.5 केजी वेट के अंदर ओवरऑल 750 सीट्स मिलेंगी. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और दे. अब देखो कईयों ने हैंड रेज कर भी रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जैसे ही आपको टेबुलर डाटा मिला आपकी दिमाग की बत्ती जलनी शुरू हो गई थी, है ना. चलो एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं आपके लिए. वो लेते हैं क्वेश्चन, मान लिया. चलो अब मूविंग ट्रेन, क्वेश्चन नंबर 3. A train is moving at a uniform speed of 75 किलोमीटर पर आवर. यानी 1 घंटे भर में कितनी चलती है वो 75 किलोमीटर. ओके,
find the time required to cover the distance of 250 किलोमीटर कि ओवरऑल 250 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए उस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा. A train is moving at a uniform speed of 75 kilometer per hour. Find the time required to cover the distance of 250 kilometers. कई लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि सर कब इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें ना, कब हमारे दिमाग की बत्तियां जलनी शुरू हो जाए, है ना. वैसे ज्यादा लाइट वेस्ट मत किया करो बेटा, है ना. चलिए बनाते हैं आपके लिए इसकी टेबल. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन स्पीड, और स्पीड के अकॉर्डिंग हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं पहले डिस्टेंस में, एंड सेकेंडली देते हैं इसको आपका टाइम. डिस्टेंस करता है वो 75 किलोमीटर. कब करता है वो? 1 आवर में. लिखा है देखो यहाँ, स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे भर में 75 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है. हमें करनी है 250 किलोमीटर. देन टाइम इज इक्वल्स टू x. करो इसको. अब नेक्स्ट मूव करें अपने. क्रॉस मल्टीप्लाई, then we get 75 multiply with x is equals to 1 multiply with 250. So x is equals to 250 is divided by 75. कर दो 75 से डिवाइड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिवाइड कर लेते हैं ना पूरे, इसको आपको दिख भी जाएगा. 75 3 जा 225, रिमेनिंग रह गया 25. इट मीन्स ये तो हो गया आपका आर, और ये हो गए आपके मिनट्स. इट मीन्स 3 hours 25 minutes. 3 hours 25 minutes. एक क्वेश्चन आपके लिए लगाते हैं और अच्छे बच्चों के लिए क्वेश्चन भी तो अच्छा ढूंढना पड़ता है ना. चलो, अ ट्रक नीड, कभी ट्रेन में कभी ट्रक में, है ना. अ ट्रक नीड 54 liters of diesel, एंड डीजल कितना चाहिए? 54 लीटर. फॉर कवरिंग a distance of 297 kilometer. Then
find the required diesel to cover a distance of 550 किलोमीटर। इसको 550 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितने डीजल की रिक्वायरमेंट होगी? A truck needs 54 liters of diesel for covering a distance of 297 किलोमीटर। कि 297 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें 54 लीटर डीजल की रिक्वायरमेंट है। टोटल डिस्टेंस कवर करनी है 54 किलोमीटर, तो यहां लिखा हमने डीजल इन लीटर कि 54 लीटर डिस्टेंस कवर करता है वो 297 किलोमीटर। अब वो कह रहा है उसको 550 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है, तो उसको कितना लीटर डीजल चाहिएगा? तो नो डाउट डिस्टेंस इंक्रीज हुई है तो डीजल भी इंक्रीज होगा। इट मींस क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएंगे हम लोग, है ना? चलें क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग। देन 54 मल्टीप्लाई विद 550, 297 multiply with x, then x is equal to 54 into 550 upon 297। देखो 9 की टेबल से 9 6 जा 54, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27। 11 की टेबल से 11 3 जा 33, 11 5 जा 55। 3 की टेबल से 1 टाइम, 3 की टेबल से 2 टाइम, 52 जा 100। तो कितना चाहिए अपना? 100 लीटर डीजल। कि 100 लीटर डीजल की रिक्वायरमेंट होगी, तब हम लोग टोटली 550 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की हमने टोटली 4 क्वेश्चंस, ये 4 के 4 क्वेश्चन है आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का पार्ट। आपको होमवर्क में करना है एक्सरसाइज 11.1 जो भी अपनी, इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों सबमिट नहीं करने हैं आपको, आगे वाले क्वेश्चंस करके देख रहे हैं। कल की क्लास में एनसीईआरटी पोर्शन को लेके चलेंगे आगे। ओके बाय, टेक केयर बेटा।